अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल हैदर वाइस में आपको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी आसेब का दूसरा हिस्सा। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूर रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि कोई चल रहा है, कहीं कोई खतरनाक जानवर ना हो। कभी कभी बस्ती में दरिंदा घुस आता, बकरियों को और छोटे बच्चों को जख्मी कर देता। अब क्या होगा? मेरे पास तो कोई डंडा भी नहीं। मैंने टिटोल कर आसपास कोई पत्थर तलाश करने की कोशिश की। पानी की बोतल से हाथ लगा और बोतल गिरकर दूर सिरक गई। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ भी उभरी, लेकिन इस आवाज़ की वजह से दूसरी आवाज़ रुक गई। मेरा दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था, शायद खौफ से जान निकली जा रही थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर कदमों की चाप दोबारा सुनाई दी। अब मुझे एक इंसानी परछाई अपनी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। मैंने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए कि कहीं चीख ना निकल जाए, लेकिन फिर आवाज़ उभरी, कौन है? मैंने और मजबूती से मुंह भेज लिया। परछाई अब बिल्कुल मेरे करीब थी। आवाज़ दूसरी बार सुनाई दी, कौन है? इसके साथ ही माचिस की तीली जली और मेरे हलक से चीख निकल गई। अरे भाई, तुम हो कौन? इस बार आवाज़ में हैरत थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी है। माचिस की दूसरी तीली जली और वो जो कोई भी था मेरे बेहद करीब आ गया। बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? इस बार ना बोले तो छुरी मारकर पेट फाड़ दूंगा, आवाज़ ने कहा। और मैंने आवाज़ पहचान ली। ये इलियास भाई की आवाज़ थी। नहीं नहीं इलियास भाई, मुझे छुरी मत मारना। अरे तुम हो कौन? अरे नादिर तुम? हाँ भाई मैं। माचिस की तीली फिर जली। इस बार उसकी रोशनी में इलियास भाई ने मेरा चेहरा देखा, फिर एकदम से नरम लहजे में बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं सो रहा था। यहाँ क्यों? अरे भाई, मैं घर से भाग आया हूँ। क्यों? अरे माँ ने कहा है कि नादिर कहीं और चला जा। अब्बा ने बहुत मारा है इलियास भाई, बस 3 दिन से भूखा कह रहा था रखूँगा। अरे तुम हो भी तो उल्लू के पट्टे, मुझे कुछ पता ही नहीं था। अरे तुम बहुत बेवकूफ़ हो, इलियास भाई ने कहा। तो मैंने सहम कर कहा, इलियास भाई अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे छुरी तो नहीं मारोगे? क्यों, किसने कहा है तुमसे? अरे भाई, मेरे सौतेले बाप फजल खान ने कहा था कि तुमने इलियास भाई की शिकायत लगाई और उसको मार पड़वाई तो वो तुम्हें छुरी मार डालेगा। इलियास भाई कहने लगे, मेरा दिल तो यही चाह रहा था, मगर क्या? अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो साली ज़रूरत से ज़्यादा ही नेक बन रही थी। मेरा दिल भी यहाँ से उखड़ गया है, लानत है। एक बात तो बता। जी इलियास भाई। घर वापस आएगा? नहीं इलियास भाई, अब घर जाऊंगा तो मेरा सौतेला बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा चल प्यारे, ये नगरी ही छोड़ दें। मैंने तो छोड़ दिया इलियास भाई। फिर कहाँ जाओगे तुम? बस चलता रहूँगा इलियास भाई, कोई ना कोई जगह तो मिल जाएगी। इलियास भाई कहने लगे, मुझसे दोस्ती करेगा? मैंने कहा, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, फिर मेरे साथ रहना। आप कहाँ जा रहे हैं इलियास भाई? यार मेरा भी कोई ठिकाना नहीं, सब यहाँ पर मेरे दुश्मन बन गए हैं। मगर ठीक है, सियाने कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। हम भी किस्मत आजमाएंगे, शहर चलेंगे, किसी बड़े शहर। शहर क्या होता है इलियास भाई? अरे भाई, जो होता है देख लेना। भूख लग रही है, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। चल अब आराम से सो जा, डरने की ज़रूरत नहीं। वो इलियास भाई, मैंने कहा। हाँ बोल, क्या बात है? डर नहीं, बोल दे। तुम्हें भूख लग रही है, मेरे पास गुड़ और रोटी है, खाओगे? अबे कसम से, जल्दी से दे मुझे। इलियास भाई खुशी से उछल पड़ा। ये लो। मैंने दोनों चीज़ें उनके हवाले कर दी, फिर पानी की बोतल भी तलाश करके उनके हवाले कर दी। इलियास भाई सब कुछ चट कर गए, फिर पानी पीकर कई डकारें लीं, फिर मेरे करीब ही लेट गए। दूसरे दिन सुबह होने से पहले हम जाग गए और वहाँ से चल पड़े। अब मुझे हिम्मत हो गई थी। अब हम एक नहीं बल्कि 2 थे। हम चलते रहे, पूरे दिन का सफ़र किया। हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ बहुत से घर नज़र आ रहे थे। कुछ फासले पर एक अजीब सी जगह नज़र आ रही थी। यहाँ बहुत बड़ा मजमा लगा था। सबसे ज़्यादा हैरानी की चीज़ वो थी जिसे देखकर मैं सहम गया। बहुत से कमरे एक साथ दौड़ रहे थे। मैं सहम कर इलियास भाई से चिमट गया। वो हैरत से बोले, क्या हुआ? वो इलियास भाई, वो क्या है? मैंने दौड़ते हुए कमरों की तरफ इशारा किया। अरे भैया, रेल है, ट्रेन। कभी देखी है तुमने? नहीं इलियास भाई, मैंने तो कभी नहीं देखी। फिर इलियास भाई मुझे रेल के बारे में बताने लगे और मैं हैरत से दंग रह गया कि कमाल है, इस दुनिया में ऐसी चीज़ें भी हैं। हम आगे बढ़कर बहुत लंबे चबूतरे पर पहुंच गए जिस पर ज़बरदस्त मजमा लगा था। रेल खड़ी होती थी, रोशनियां हो रही थीं, लोग रेल से उतर रहे थे, इसमें चढ़ रहे थे। दुकानें भी लगी थी, उन पर न जाने क्या क्या बिक रहा था।
बिल्कुल रानी ताल का मेला लग रहा था। इलियास भाई एक ऐसी दुकान पर जाकर खड़े हो गए जहां नान कबाब बिक रहे थे। 4 नान 8 कबाब, इलियास भाई ने कहा, और दुकानदार के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। वो दूसरे लोगों को भी नान कबाब दे रहा था और पैसे भी ले रहा था और पैसे वापस भी दे रहा था। फिर उसने इलियास भाई को भी नान कबाब पकड़ा दिए। फिर उसने दूसरे गाहक को निपटाने लगा। फिर उसने कहा, 38 रुपये साहब। 12 रुपये वापस करो भाई, इलियास भाई बोले। अरे भैया आपने दिया क्या है? अरे भाईजान मैंने आपको 50 का नोट दिया है। दुकानदार याद करने लगा, 50 का नोट? अरे भाई जल्दी करो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, इलियास भाई बोले, और दुकानदार ने उन्हें 12 रुपये वापस कर दिए। इलियास भाई मेरा हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़े और पान वाले की दुकान पर पहुंच गए। 4 पान डबल बनाओ भाई, 1 पैकेट सिगरेट, 1 माचिस। दुकानदार जल्दी जल्दी पान बनाने लगा। तमाम चीज़ें लेने के बाद इलियास भाई बोले, पैसे वापस दो भाई, जल्दी रेल चल पड़ेगी। अरे भाई साहब आपने दिया क्या है? अरे भाई मैंने आपको 20 रुपये दिए हैं। दुकानदार ने इलियास भाई को देखा और बाकी पैसे उनके हवाले कर दिए। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर तेज़ी से एक तरफ चल दिए। मैं सख्त हैरान था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। काफ़ी दूर लाल रंग के बहुत से डिब्बे खड़े थे, कुछ बंद थे, कुछ खुले थे। इलियास भाई ने एक खुला डिब्बा देखा, मुझे सहारा देकर ऊपर चढ़ाया, फिर खुद भी ऊपर आ गए। डब्बे में लातादाद टाट की बोरियां चुनी हुई थी। बैठने के लिए बेहतरीन जगह थी। वो आराम से बैठ गए और कागज़ खोलकर नान कबाब सामने रख लिए। चलो भाई डट कर खाओ। 2 दिन की भूख थी। 2 रोटियां और 3 कबाब तो मैं अकेला चट कर गया। इलियास भाई ने भी जी भर कर खाया। इस दौरान रेल चक चक करती हुई हमारे सामने से गुजर गई। सामने कुछ फासले पर नलका लगा हुआ था। हमने नीचे उतरकर पानी पिया और फिर दोबारा उस डिब्बे पर बैठ गए। इलियास भाई ने एक पान मुंह में दबाकर सिगरेट सुलगाया और उसके गहरे गहरे कश लेने लगे। फिर मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, पेट भर कर खाया है ना? जी इलियास भाई। इलियास भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। वो नान कबाब वाले को आपने 50 का नोट दिया था। अरे क्या दिमाग ख़राब हुआ है तेरा? क्यों भाई? अरे भाई मैंने 25 साल से 50 का नोट अपनी आंखों से नहीं देखा, फिर देता कहाँ से? तो फिर आपने तो उससे बकाया 12 रुपये भी लिए थे और पान वाले को भी आपने 20 रुपये नहीं दिए। अरे प्यारे यही तो हमारा खेल है। ये बची हुई रोटियां और कबाब अच्छी तरह कागज़ में लपेट कर रख ले। सुबह का नाश्ता इसी से होगा और रिज़्क़ की बेहरमती नहीं करते। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया। रात गहरी होती चली जा रही थी। इलियास भाई ने कई सिगरेट पिए, फिर बोले, घर याद आ रहा है? नहीं तो फिर आराम से सो जा। वो खुद भी बोरी बिछाकर लेट गए। मैंने भी ऐसा ही किया। रात गहरी होती चली जा रही थी। तारे आसमान पर बिखरे हुए थे। मुझे घर वाकई याद आ रहा था, लेकिन वो घर मुसीबतों से भरा था। माँ के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था और अपनी माँ को याद करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन रोना बेकार था। मेरी माँ ने फजल खान से शादी क्यों की थी? उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। फजल खान ने तो मेरा मार मार कर भुरकस निकाल दिया। न जाने कब नींद आ गई। गहरी नींद सो रहा था कि बड़ी ज़ोरदार का धक्का लगा और मेरी आँख खुल गई। मैं ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या हुआ। दोबारा धक्का लगा और फिर रोशनी के खंभे भागने लगे। इलियास भाई मेरे मुंह से डरी डरी आवाज़ निकली, सो जा यार, कुछ नहीं है, सो जा। ये खंभे क्यों भाग रहे हैं? अरे खंभे नहीं भाग रहे मामा, ये ट्रेन चल पड़ी है। अच्छा कहाँ? यार सो जा, पता चल जाएगा। इलियास भाई ने करवट बदल ली। मैं सहमा हुआ बैठा रहा। रेल ना हुई, बस बैलगाड़ी हुई। फिर आखिर रोशनी भी आंखों से ओझल हो गई। ये इस नई जिंदगी की शुरुआत थी। यूं तो बचपन से उम्र की एक मंजिल तक की कहानी दिलचस्पियों से खाली नहीं। मैंने शहर देखा। शहर देखकर मुझ पर जो बीती आज भी याद करता हूँ तो खुद पर हंसी आती है। क्या क्या लतीफ़े हुए। इलियास भाई ने काफ़ी साथ दिया, लेकिन वो 420 आदमी थे। शहर में भी उन्होंने अपना वही कारोबार जारी रखा। कई जगह मार खाई, मुझे उसमें उनका साथ देना पड़ा। फिर एक बार वो पकड़े गए, मैं भी साथ था। मुकदमा चला, दोनों को सज़ा हो गई, जेल हो गई। मुझे बच्चा जेल में भेज दिया गया। बस यहीं से इलियास भाई का साथ छूट गया। जेल से रिहा कर उन्हें तलाश किया, मगर वो नहीं मिले। फिर मास्टर गयास नामी आदमी मिले। नेक और दीनदार आदमी थे। मुझे घर ले गए। घर के काम काज करता वो मुझे पढ़ाते थे। यहीं से मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया। मास्टर साहब बहुत खुश हुए। उनकी 5 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। सबसे बड़ी लड़की फरजाना मुझसे 1 साल छोटी थी, मगर चंद साल बड़ी लगती थी। मैं उसे फरजाना बाजी कहता था। एक दिन सहन में पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे कि आँख खुल गई। कोई मेरे पास आकर लेट गया। अरे भाई कौन है? मैंने हैरत से देखा तो मेरे मुंह पर एक हाथ आ जमा। शोर क्यों मचाते हो? सरगोशी फरजाना बाजी की थी। फरजाना बाजी आप?
अरे उल्लू गधे, क्या बाजी बाजी की रट लगा रही है? मैं छोटी हूँ तुमसे। लेकिन बाजी आप यहाँ क्यों आ गई? अंदर बड़ी गर्मी है, देखो तो पसीने में भीग गई हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ लगा लिया। मैंने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया और पलंग से नीचे उतर आया। आप यहाँ लेट जाएं बाजी, मैं कहीं और सो जाता हूँ। अरे पागल हो क्या? नहीं बाजी, फिर? बाजी आप जाएं यहाँ से। नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, मैं मास्टर साहब को आवाज़ दे लूँगा। नादिर, तू जवान हो चुका है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? बस आप जाएं बाजी, मैंने कहा। उसी वक्त मास्टर रियाज की खांसी की आवाज़ उभरी और फरजाना बाजी बिजली की तरह तड़प कर उठ गई और फिर दबे कदमों वहाँ से चली गई। दूसरे दिन मैं मास्टर रियाज अली के साथ स्कूल गया तो उन्होंने कपड़ों की एक पोटली मुझे देकर कहा, नादिर बेटा, तू बहुत अच्छा है, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। मैंने कहा, मास्टर साहब ये क्या है? ये तेरे कपड़े हैं बेटा। क्या करूं इनको? ये 200 रुपये हैं। मास्टर साहब ने मुझे नोट पकड़ाते हुए कहा। मैंने पूछा, कहीं जाना है? कहने लगे हाँ। मैंने पूछा, कहाँ? कहने लगे, अपनी तकदीर पर भरोसा कर बेटा, जहाँ भी तुझे तकदीर ले जाए। बेटे, अब मैं तुझे घर में नहीं रख सकता, मेरी बेटियाँ जवान हैं, लोग उंगलियाँ उठाते हैं। मैंने खामोशी से ये चीज़ें उनसे ली। मैं समझ गया कि रात को मास्टर साहब जाग रहे थे। वाकई मैं जवान हो गया था, क्योंकि मैंने मास्टर साहब से कुछ नहीं कहा और खामोशी से वहाँ से चल पड़ा। बहुत कुछ मिला था मुझे इस घर से। इतना इल्म मिल गया था कि दुनिया को समझ सकूं। एतमाद पैदा हो गया। वो शहर भी छोड़ दिया और एक नए शहर में आ गया। यहाँ रेलवे के एक माल खाने के मुंशी साहब थे, जिनका नाम था फैज़ खान। उन्होंने मुझे हिसाब किताब की नौकरी दे दी, जिसकी तनख्वाह वो अपने पुरस्रार वसाइल से अदा करते थे। रेलवे के क्वार्टर में रहते थे। एक बेटा रियाज खान था, बीवी भी थी। मुझे भी उसी घर में पनाह मिल गई। रियाज खान आवारा मंशा, पूरा घराना दिलचस्प था। फैज़ खान के बारे में पता चला कि दुनिया का हर नशा कर चुके हैं और अब हर नशा उन पर बेअसर है। फिर भी इखलाकन अफ्यून खाया करते थे। वो किसी ख़ास मिशन पर काम कर रखे थे। अजीब अजीब भट्टियाँ बना रखी थी, अजीब बर्तनों में कुछ पकाते थे। मैंने पूछा, फयाज चाचा, ये आप क्या बनाते हैं? अपने काम से काम रख बे, उन्होंने मुझे डांट कर कहा। मैंने तो ऐसे ही पूछा था, मेरे साथ काम करेगा? क्या काम चाचा? यही काम जो मैं करता हूँ। मैंने पूछा, तो तुमने तो डांट दिया चाचा। राजदारी का वादा कर तो मैं बताऊंगा। सोना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कीमिया बना रहा हूँ। ये क्या होता है? इससे सोना बनता है। बस ज़रा सी कसर रह गई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। फिर मैंने भी उनके साथ काम शुरू कर दिया। न जाने कैसी जड़ी बूटियाँ तलाश करते फिरते थे। मुझे भी उनके साथ झक मारनी पड़ती। एक दिन रियाज ने हंसते हुए कहा, तो आजकल तुम भी अब्बा के साथ सोना बनाने लगे हो? पता नहीं, मैंने बेजारी से कहा। ये दोनों पागल हैं। मैंने पूछा, कौन? कहने लगा, अम्मा और अब्बा। क्या बकवास कर रहे हो? अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बातें करते हैं। क्या करूं यार, बचपन से यही देख रहा हूँ। मगर चाची क्या करती हैं? वो कहने लगा, तुमने देखा नहीं क्या? अरे यार, उल्टे सीधे वजीफे पढ़ती रहती हैं, जिन्नात और आसेब को कब्जे में करने के लिए। क्या? मैंने हैरत से कहा। अरे यार, दोनों मरीज हैं। अब्बा सोना बनाने में लगे हैं और माँ आसेब और जिन्नात को काबू करने में। रियाज अपने माँ बाप की ज़रा भी इज्जत नहीं करता था। वैसे खुद भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन मुझे इन बातों से क्या गर्ज। वक्त गुजर रहा था और मैं बहुत कुछ सीखता जा रहा था। फयाज़ खान कीमिया बनाने की कोशिश में अपना वक्त ज़ाया करता रहता और फिर एक दिन रात, आधी रात के वक्त, जब सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, अचानक फैज़ खान की चीखों से सारा घर लरसने लगा। सब जाग गए। फैज़ खान शोलों में घिरा हुआ था और पूरे घर में लौटता फिर रहा था, लेकिन आग अजीब सी थी। उसके लिबास से उठती महसूस नहीं होती थी, बल्कि यूं लगता जैसे उसके बदन की खाल जल रही हो। गोश्त जलने की शरांड और नीले शोलों ने उसके पूरे बदन को लपेट में ले रखा था। रियाज खान कंबल लेकर उसकी तरफ दौड़ा तो उसकी माँ ने रियाज खान का कॉलर पीछे से पकड़ा और उसे एक जानिब धकेलती हुई बोली, अगर तू इसके करीब पहुँचा तो तेरी कैफियत भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगी। मगर अम्मा, वो तो मर जाएगा। अरे भाई, उसने ये मौत खुद खरीदी है, हालांकि मैंने उसे मना भी किया था। क्या मतलब? रियाज खान उनका बेटा बोला। क्या ये वक्त मतलब बताने का है? मुझे अजीब सा महसूस हुआ। चाची की कैफियत बता रही थी कि वो फैज़ खान को जलने देना चाहती है, लेकिन क्यों? ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। फैज़ खान ज़मीन पर गिर कर तड़पता रहा और थोड़ी ही देर के बाद झुलस कर मर गया। मेरे लिए ये नहायत सनसनीखेज़ लम्हात थे। रियाज खान भी फटी फटी आंखों से बाप को मौत की आगोश में जाते हुए देख रहा था। चाची जान ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरा सुहाग ख़त्म हो गया, लेकिन क्या करूं? इस इंसान को कितना समझाती रही, सारी ज़िंदगी समझाते गुजर गई।
मगर ना बाप ने समझा और ना बेटे ने। कांटों की सेज पर मैं झुलसती रही। बेकार है बेटा नादिर, बेकार है, तुम कुछ नहीं कर सकते थे, मैं और ना ही रियाज खान। फैज़ खान को आखिर मरना था। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली, मगर मैं कामयाब नहीं हो सकी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। अजीब किरदार था उस औरत का। मेरी तो समझ में कुछ बात आई नहीं। बहरहाल पूरे मोहल्ले को इल्म हुआ कि फैज़ खान जलस कर मर गया। सब ही उससे नाला मालूम हुए। मैं हालांकि खासे दिन यहाँ गुजार चुका था, लेकिन न जाने क्यों ये ख़ानदान मेरी निगाहों में बेहद पुरस्रार था। अब दुनिया को समझना आ गया था। वैसे भी उम्र कम नहीं रही थी। वक्त के साथ साथ काफ़ी आगे बढ़ गया और दुनिया को बहुत गहरी निगाहों से देख चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि चाची जान अपना सुहाग लुट जाने की वजह से दिल बर्दाश्ता रहने लगी। उन्होंने बेवगी खुद पर तारी कर ली, लेकिन शौहर के सिलसिले में जब भी गुफ्तगू होती उनका लहजा तलखी से भर जाता। आखिर एक दिन ये राज भी खुल गया। रियाज खान तो अपनी आवारा गर्दी में मसरूफ़ रहता, सिर्फ मैं था जो चाची जान का राजदार, हमदर्द और गमख्वार था। उन्होंने कहा, शादी के बाद से आज तक, इस वक्त तक जब तक फैज़ खान जिंदा रहा, सही महीनों में मुझे एहसास नहीं हुआ कि औरत को ज़िंदगी में कभी मर्द का तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है या नहीं। मैं इन तमाम चीज़ों से महरूम रही। ज़िंदगी के हर शोबे से गुजरने के लिए मुझे अपने तौर पर सब कुछ करना पड़ा। लेकिन चाची जान, बात क्या है? अरे भाई, बात क्या होती। मैं ख़ुद भी एक घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ जो बहुत मामूली था। देखो बेटे, हर इंसान ज़िंदगी अपने तौर पर अपने अंदाज में गुजारता है, जितने उसके वसाइल होते हैं। लेकिन अगर कोई वसाइल की तलाश में ज़िंदगी खो देने पर तुल जाए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? फैज़ खान शुरू से ही कुछ करने का कायल नहीं था, बल्कि उस तरह जैसे अब उसका बेटा रियाज कुछ नहीं करता। आवारा गर्दी कर की ज़िंदगी बसर करने के बाद अपने लिए पेट भर रोटी हासिल कर लेता है, तन पर कपड़ा डाल लेता है और बस इसके बाद इस दुनिया से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ चाची, ये तो मैं देख रहा हूँ, जबकि ज़िंदगी ऐसी चीज़ नहीं। यही कैफियत फैज़ खान की थी। मुझसे शादी हो गई, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक मामूली घराने की हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे यूँ समझ लो अपने कंधों का बोझ समझकर उतार फेंका, और ये बोझ फैज़ खान ने कभी कबूल नहीं किया। वो हमेशा अपने मशागिल में मसरूफ़ रहता और उसने सारी ज़िंदगी सोना बनाने के चक्कर में गुजार दी। मुझे भी उसने इसी रास्ते पर लगा दिया। न जाने कैसे कैसे तावीज़ और अमल और पता नहीं क्या क्या। कुछ नहीं जानती, बस मैं तो कच्ची उम्र में आई थी इसके पास, इसके रंग में रंग गई। लेकिन जो जो ज़िंदगी गुजरने लगी, मुझे एहसास हुआ कि एक इंतहाई निकम्मे और बदनीयत इंसान के साथ ज़िंदगी का ये सफ़र करना पड़ेगा। बहरहाल नादिर, इंसान का अपना एक माहौल होता है और मेरा भी यही माहौल था। रफ्ता रफ्ता मैंने सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन फैज़ खान की कारकर्दगी से मुझे कभी इत्मीनान नहीं मिला। मैं भी चिल्ले वजीफ़ों की आदी हो गई और अपने तौर पर इसी अंदाज में काम करने लगी। फिर ये कमबख्त रियाज खान मेरी ज़िंदगी में आ गया, जो मेरा बेटा है। लेकिन इसने भी जवान होने के बाद जो रूप इख्तियार किए वो तुम्हारे सामने है। लेकिन चाची जान, वो आग कैसी थी जिसने फैज़ खान को जला के दिया? चाची जान के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, इसने भेड़ों को जगाने की कोशिश की थी। मैंने पूछा, वो क्या? वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहता था। तमाम कोशिशें उसने कर लीं। उसका कहना था कि कीमिया बनाने के लिए बस एक ऐसी कसर बाकी रह गई है जो आज तक इसकी समझ में नहीं आई। अगर वो कसर भी पूरी हो जाती तो वो सोना बनाकर दुनिया का अमीर तरीन दौलतमंद इंसान बन सकता था। मैंने पूछा, फिर मैंने इसे भेड़ों को जगाने की तरकीब बता दी। चाची, क्या आपने? हाँ, मैंने। आपको कैसे मालूम था? ये ना पूछो बेटे, बस। लेकिन चाची जान, इस तरकीब के आपके बताने के बाद तो फैज़ खान की ज़िंदगी ही जाती रही। आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। जिन भूत प्रेत आसानी से काबू में नहीं आते। वो इंसान की ग़ुलामी क्यों पसंद करेंगे? लेकिन हाँ, अगर इंसान के पास ताकत हो तो वो ये ग़ुलामी कबूल कर सकता है, और यही बाबा सफ़ेदे का कहना है। मैंने चौंक कर पूछा, बाबा सफ़ेदा? और महसूस किया कि चाची जान भी एकदम चौंक गई। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते नादिर बेटा, लेकिन चाची जान, मेरे दिल में ये ख्याल है कि मैं आपसे इस बारे में तफसील पूछूं। वो मुझे गौर से देखने लगी, फिर बोली, बाबा सफ़ेदे एक अजीबो-गरीब इंसान है। समझ में नहीं आता कि वो हिंदू है, मुसलमान है या कौन है। बहुत फासले पर उसने अपनी एक मड़िया बना रखी है, उसी में रहता है। बहुत कम लोगों से मिलता है, कभी कभी किसी का कोई काम भी कर देता है। मुझ पर तो ख़ास मेहरबान है।
یقین کرو میں نے پورے خلوص کے ساتھ اس سے بھیڑوں کو جگانے کی ترکیب پوچھی تھی۔ مگر چاچی جان یہ بھیڑیں چیز کیا ہیں؟ کالے علم کا ایک دیوتا جو اگر قابو میں آ جائے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر بھیڑوں جگا لیا جاتا تو سونا بنانے کی وہ ترکیب آسانی سے فیض خان کو معلوم ہو جاتی اور اس کے بعد اس کا کام بن جاتا۔ وہ میرے پیچھے پڑا تھا، بہت عرصے سے پیچھے پڑا تھا، لیکن بابا سفیدے نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ کیا کہہ دیا تھا؟ یہی کہ بھیڑیں جگانے میں اگر اسے ناکامی ہوئی تو پھر وہ زندہ نہیں بچے گا، یعنی مر جائے گا۔ تو پھر کیا بیٹا نادر؟ میں نے وہ ترکیب فیض خان کو بتا دی اور فیض خان اس سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے چاچی جان کہ وہ بھیڑوں جگانے کی اس ترکیب میں ناکام ہو گیا اور اس کے بدن کو آگ لگ گئی؟ ہاں بس ایسا ہی سمجھ لو۔ یہ تو بہت بری بات ہوئی۔ دیکھو بیٹا، ویسے تو انسان بڑی کمزور شخصیت کا مالک ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسے اپنی طور پر زندگی گزارنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ نادر بیٹا، تم دیکھ رہے ہو کہ ریاض خان میرا بیٹا ہونے کے باوجود میرے لیے بالکل ناکارہ ہے۔ غالباً اس کے ذہن میں یہ تصور کبھی نہیں آیا کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور ماں کی زندگی کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے بھی دوسری ماؤں کی طرح اس کے لیے بہت سے خواب دیکھے ہیں۔ اس گھر کو ایک اچھے گھر کی مانند سجانا چاہا، اس کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن کیا کروں، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا۔ تم خود دیکھتے ہو کہ وہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، اسے کسی چیز سے دلچسپی نہیں، جبکہ اس کے اور میرے سامنے ایک بڑی زندگی پڑی ہے۔ میں نے کہا چاچی جان میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، اور چاچی جان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹے، میں نے زندگی میں کبھی غیر حقیقی وقت نہیں گزارا۔ میں جانتی ہوں کہ جب اپنا خون ہی وفا نہیں کر سکے تو دوسروں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چاچی جان، کبھی کبھی غیر بھی اپنوں سے زیادہ اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک کہانی تو کہا جا سکتا ہے، مگر میں نے ایسا دیکھا نہیں، چاچی جان کہنے لگی۔ میں کوشش کروں گا چاچی جان میں اس حقیقت کو سچ ثابت کر سکوں۔ اور چاچی جان خاموش ہو گئیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ چاچی جان کے چلوں اور وظیفوں کا وہی عالم ہے۔ راتوں کو جاگتی رہتی، ویسے بھی میں نے انہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، جبکہ تہجد گزار اور دیندار لوگ اپنی بقا کے لیے یا اپنی عاقبت کے لیے اس قسم کے وظائف کیا کرتے ہیں۔ چاچی جان کا سلسلہ کچھ مختلف ہی تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کے راستے بھی درست نہیں۔ نہ جانے اب اسے دولت کی خواہش کیوں تھی؟ ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے۔ یوں زندگی کا ایک دور یہ بھی گزرا اور ذہن مختلف تبدیلیاں قبول کرتا رہا، یہاں کہ ایک دن چاچی نے کچھ عجیب سے الفاظ میرے سامنے کہے۔ نادر، اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو، تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے تمہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ریاض کی طرح تم بھی ایک میں مقصد اور بے نام سی زندگی گزارو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ماضی کے نقش جو میرے ذہن پر چسپاں تھے وہ کبھی کبھی مجھے اپنے گھر کی یاد دلاتے، لیکن اب میں سوچتا تھا کہ واقعی دنیا میں رہنے والے جس انداز میں زندگی گزارتے ہیں مجھے اس سے مختلف زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ چاچی جان، میں خود یہی چاہتا ہوں۔ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، ہر کام کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ میں کیا کروں چاچی جان، کیا عمل کر سکتا ہوں؟ دیکھو، اس میں شک نہیں کہ وقت بدل گیا ہے، نئی دنیا کے لوگ نئے انداز میں سوچتے ہیں، ضروریات ہیں، لیکن ہم ان ضروریات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں سمجھا نہیں چاچی جان۔ دولت دولت دولت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں صرف دولت والے کی عزت ہے۔ تم خود کتنی ہی اچھی شخصیت کے مالک کیوں نہ ہو، کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ دروازے کا چوکیدار تمہیں دروازے پر ہی روک دے گا۔ ہاں، اگر تمہیں کسی اعلیٰ درجے کی کار میں بیٹھ کر اس دروازے تک پہنچو تو پہلے تمہیں سلام کرے گا اور پھر ادب سے گیٹ کھول کر کھڑا ہو جائے گا، یہ جانے بوجھے بغیر کہ تم کون ہو۔ یقیناً چاچی جان ایسا ہی ہوتا ہے، کیا تم اپنے آپ کو ان دولت مندوں میں شامل کرنا چاہتے ہو جو دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، یا ان لوگوں میں جو کھلے دروازے سے بآسانی داخل ہو جاتے ہیں؟ چاچی جان، دنیا کا ہر شخص اپنے لیے دروازے کھلے ہی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں۔ اب تمہیں تجربہ ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے تم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ چاچی جان نے کہا۔ میں نہیں جانتا چاچی جان کہ کوشش کیسے کروں۔ میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ تو بتائیے۔ ہر جمعرات کو بابا سفیدے کے پاس جایا کرو۔ یہ بابا سفیدہ کیا چیز ہے چاچی جان؟ ارے بھائی، اس انداز میں ان کے سامنے گفتگو مت کرنا، بہت کارآمد شخصیت ہے۔ اگر اس کی نظر کرم تم پر ہو گئی تو یوں سمجھ لو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چاچی جان، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلنا۔ اور پھر پہلی بار میں بابا سفیدے کی خانقاہ پر پہنچا۔
ایک ویران سی جگہ آباد کر رکھی تھی اس نے۔ قرب و جوار میں پہاڑی ٹیلے بکھرے پڑے تھے، تھوڑے سے فاصلے پر ناریل کے درخت بھی اگے تھے۔ پانی کا ایک چشمہ تھا اور اس کے درمیان سفیدے بابا نے اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ عقیدت مند اپنی کاروں میں بیٹھ کر وہاں جاتے اور نہ جانے کیا کیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بابا سفیدے ایک بھاری بدن کا آدمی تھا، سر گنجا، داڑھی بہت بڑی، لیکن چہرے پر ایک ایسی کرختگی اور آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت کہ اسے دیکھ کر کراہت کا احساس ہوتا۔ حالانکہ چاچی جان کا کہنا تھا کہ وہ ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچا تھا۔ کم از کم مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ چاچی جان نے مجھے اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ نادر ہے۔ بابا کہنے لگا، میں جانتا ہوں۔ بابا سفیدے کے ان الفاظ نے مجھے چونکا دیا، لیکن چاچی جان کے چہرے پر کوئی خاص بات پیدا نہیں ہوئی۔ البتہ میں نے جرأت سے سوال کیا، آپ جانتے ہیں مجھے بابا؟ صرف ان الفاظ پر بابا سفیدے نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، تیرا کیا خیال ہے میں نہیں جانتا؟ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میری بابا آپ سے ملاقات پہلے نہیں ہوئی۔ کس وقت کی بات کرتا ہے؟ جب تیرا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا؟ جی، یا پھر اس وقت کی جب تیری ماں نے فضل خان سے شادی کر کے تجھے زندہ درگور کر دیا؟ اس نے کہا اور میں حیرت میں گم ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اس آدمی کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تو پھر بابا سفیدے بولا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ کہیں میں تیری بستی کا کوئی آدمی نہ ہوں؟ کیا تو یہی جاننا چاہے گا کہ اس آوارہ منش الیاس کے ساتھ تو نے اپنی بستی چھوڑ دی تھی، یا پھر یہ جاننا چاہے گا کہ اس کے بعد تو فیض خان کے پاس کیسے آیا؟ میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ یہ آدمی جو کچھ بتا رہا تھا میری زندگی کے تمام واقعات کھلی کتاب کی مانند تھے، اور اب بھلا کیسے ممکن تھا کہ میں اس کا عقیدت گزار نہ ہوتا؟ چاچی جان مسکرانے لگی۔ کہو نادر، کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا چاہتی ہے اس کے لیے؟ بابا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں چاہتی ہوں بابا یہ کچھ بن جائے، اسے ہماری خدمت کرنا ہوگی۔ بابا یہ خدمت آپ کی کرے گا؟ نہیں کر سکے گا یہ، بابا کہنے لگا۔ نہیں بابا جی، اگر آپ چاہیں تو یہ ضرور کرے گا۔ بابا سوچ کر کہنے لگا، اگر تو اس کی سفارش کرتی ہے تو میں کچھ سوچنے کو تیار ہوں، لیکن یہ بھی جان لے کہ اسے جو کچھ کرنا ہوگا رازداری میں رہے گا۔ اس لڑکے کو کل پھر میرے پاس بھیج دینا۔ کس وقت بابا جی؟ کل دوپہر کو 1 بجے، بابا سفیدے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اب بھاگ جا یہاں سے، اب تیرا رکنا یہاں بے مقصد ہے، بابا سفیدے نے کہا، اور چاچی جان مجھے وہاں سے لے کر چل پڑی۔ میں حیرت سے گونگ تھا۔ یہ باتیں جو بابا نے مجھے بتائیں وہ تو چاچی جان کو بھی معلوم نہیں تھی۔ راستے میں میں نے ان سے کہا، چاچی جان یہ سب کیا ہے؟ اس آدمی کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ چاچی جان کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا نادر کہ وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت کا مالک ہے، لیکن اتنی ساری باتیں میرے بارے میں وہ کیسے جانتا ہے چاچی؟ ارے بھائی، تم کیا سمجھتے ہو اس قسم کے حالات سے لوگ واقف نہیں ہوتے؟ نہیں چاچی جان، میں سمجھ گیا، اب تو میں بھی اس کا قائل ہو چکا ہوں۔ بابا سفیدے تمہیں جو کچھ بتائے یا تم سے جو کچھ کہے، نادر ہو سکتا ہے وہ سخت ہو، لیکن تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا، چاچی کہنے لگی۔ چاچی جان، میں نہیں جانتا کہ میں وہ کر پاؤں گا یا نہیں، یہ بات وہ خود تمہیں بتائے گا، چاچی جان نے کہا۔ بہرحال دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب میرے دل میں لگن پیدا ہو گئی تھی کہ ایک ایسا شخص واقعی قابل حیرت ہے جو کسی کے ماضی کے بارے میں بتا دے۔ اس وقت سفیدے بابا کے پاس کوئی آدمی موجود نہیں تھا جب میں اس کے پاس پہنچا، اور میں نے اس سے سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس بات پر مجھے حیرت ہوئی، تاہم اس شخص نے جس طرح مجھ پر اپنا اثر چھوڑا تھا اس کے تحت مجھے اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ بابا سفیدے نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتا، نہ جانے کیا اس وقت مجھے اس کے چہرے کے خد و خال بدلے نظر آئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ تقریباً وہ 5 منٹ آنکھیں بند کیے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور آہستہ سے کہا، زندگی کے راستے بہت کٹھن ہیں لڑکے، کیا تم اپنی زندگی کو ایک بہتر شکل دینے کے لیے ان کٹھن راستوں سے گزر سکو گے؟ میں کوشش کروں گا بابا، اور اس وقت جب تم اس کام کو سر انجام دے لو گے تو تمہیں بہت سی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے تم اکتا جاؤ گے۔ میں کوشش کروں گا بابا، میں نہ اکتاؤں۔ اچھا، تو اب ایسا کرو کہ ایک پتہ اپنے ذہن میں رکھ لو، کل تمہیں اسی پتے پر جانا ہے، وہاں تمہیں جو بھی ملے گا، تم سے جو کچھ کہے گا، تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔
मैंने कहा बाबा आप मुझे बता दीजिए। बाबा कहने लगा सुनो, तुम जिस औरत के साथ आए हो बहुत अच्छी है, मेरी ताबेदार है, लेकिन अब मेरा और तुम्हारा बराह रास्त वास्ता है। यहाँ जो कुछ भी हो, तुम्हें जो करना पड़े, इसका जिक्र किसी से नहीं करना। वक्त लगता है हर काम में, और तुम्हें भी इस काम में वक्त लगेगा। मैंने कहा बाबा जी ठीक है, मैं जानता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पता बताए देता हूँ। तुमने जिस पते को मैंने बताया उसे जहन नशीन कर लो और उस वहाँ जाना है। बाबा ने मुझे पता बताया और मैंने पता अपने जहन में याद कर लिया और उससे मिलने का फ़ैसला कर लिया। फिर दूसरे दिन मंसूबे के मुताबिक मैं चल पड़ा। इस इलाके में शायद मैं पहली बार आया था। शहर से दूर दराज का इलाका, कुछ थोड़ी सी अलग हटकर आबादी थी, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर मकानात बने थे। ज़्यादातर मकानात टूटे फूटे थे, कोई एक आधी मकान साबित या एक दो मंजिला नज़र आ जाता। गंदी गलियाँ थी और यहाँ कुत्तों की तादाद भी काफ़ी थी। बहरहाल जिस घर का मुझे पता बताया गया था वो आबादी के आखिरी सिरे पर था। मैं बिलाखिर तेज़ कदमों से चलता उस मकान के पास पहुँच गया। न जाने अंदर से कैसी आवाज़ें उठ रही थी। मेरा दिल चाहा मैं वापस लौट जाऊँ और इस ख्याल को दिल से निकाल दूँ, लेकिन न जाने कौन से जज्बे के तहत मेरे कदम रुक गए। देखना तो चाहिए कि बाबा सफ़ेदे के कहे हुए इस मकान में है क्या। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी और इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दी जो दरवाजे के करीब आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। फिर दरवाजे की जंजीर खुलने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद दरवाजे के दोनों पट खुल गए। मेरे सामने दुबले पतले बदन का एक भद्दी सी शक्ल का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बदन पर पीले रंग का लिबास था जो गर्दन से लेकर टखनों तक था। वो कुछ अजीब सी शक्ल का मालिक था। गोल आंखें, नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी और होंठ भी अजीब से बदनुमा। एक होंठ नीचे लटका था, उसके निचले दांत नजर आ रहे थे। न जाने क्यों उसे देखकर मेरे दिल पर एक अजीब सा खौफ आ गया। वो आहिस्ता से बोला, मुझे मालूम है कि तुम्हें सफ़ेदे बाबे ने मेरे पास भेजा है, अंदर आ जाओ, उसने कहा और मैं उसके पीछे चल पड़ा। मकान बाहर से बिल्कुल बोसीदा और बदशक्ल नजर आता था। अंदर से ऐसा नहीं था, बल्कि खासा वसी था। बूढ़ा मुझे अंदरूनी कमरे में ले गया। फिर उसके आखिरी सिरे पर बनी हुई 6 सीढ़ियाँ तय करने के बाद एक तहखाने में। तहखाना बहुत अजीब सा था। छतों से जाले लटके हुए थे, पुराना फर्नीचर था, जिनमें से बाज़ कुर्सियाँ ऐसी थीं जिनके नीचे ईंट लगाकर उनके पायों की कमी पूरी की गई। वो मुझे एक कुर्सी की तरफ इशारा करके सामने बैठ गया। यहाँ अच्छा खासा अंधेरा था, जबकि बाहर का माहौल रोशन था, लेकिन तहखाना होने की वजह से इसमें तारीकी थी। कोई ऐसा रोशनदान भी नहीं था जिससे रोशनी अंदर आए। उस वक़्त बूढ़े के खदोखाल भी नहीं देख सकता था, लेकिन वो अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसने एक तरफ रखे हुए मिट्टी के तेल के लैंप को जला दिया, जिससे कमरे में जर्द रोशनी फैल गई। इस जर्द रोशनी में उसका भयानक चेहरा नजर आया। फिर उसने मुझे सामने बिठाते हुए कहा, तुम्हें कुछ वक्त मेरे साथ रुकना होगा। मैंने पूछा, कितना वक्त? कहने लगा, इसका पता नहीं, बस यूं समझ लो जब तक मुझे तुम्हारी ज़रूरत पेश आए। और उसने मुझे यही बताया था। मैंने पूछा, किसने? यार, जिसके पास से तुम होकर आए हो। मैं खामोश हो गया। कुछ लम्हे सोचने के बाद मैंने कहा, तो फिर मुझे मेरे रुकने की जगह बता दो। कहने लगा, ये जगह सबसे बेहतर है। वैसे सीढ़ियाँ अबूर करने के बाद तुम बाहर भी आ सकते हो। यहाँ तुम पर ना कोई पाबंदी है ना कैद। समझ रहे हो? जी हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। वो थोड़ी देर तक मेरे पास बैठा रहा, उसके बाद खड़ा होते बोला, तो अब तुम इस जगह के रहने वाले हो। ये कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में हो रहा था। जो कुछ मैं कर रहा हूँ, चाची जान ने जो कुछ करने के लिए कहा है, क्या ये ठीक है? ये अनोखी ज़िंदगी मेरे किस काम आ सकती है? बड़े अजीब से हालात मेरे साथ पेश आ रहे थे, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। मैंने सब कुछ तस्लीम कर लिया था जो उसने कहा था। चुनाचे अब मैं इनकार नहीं कर सकता था। और अब इन पुरस्रार लोगों से जिनकी हकीकत से मैं वाकिफ़ था, अब हालात कुछ भी हों, मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी तकदीर का हिस्सा है। इस वीरान और बोसीदा कैदखाने में ज़िंदगी बड़ी अजीब व गरीब थी। अपनी रिहाइशगाह को मैंने बगौर देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। कितनी भयानक जगह है, हर शय से नहुसत टपकती है। बाबा सफ़ेदे ने न जाने मुझे इस शख्स के पास क्यों भेजा है। वैसे अब मैं ना समझ नहीं था। इतनी उम्र हो गई थी कि अब अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकूं। बाबा सफ़ेदे मुसलमान था और ये शख्स जिसने मुझे ना तो अपना नाम बताया और ना अपने बारे में हिंदू मालूम होता था। कम अज़ कम उसकी ज़बानी और हिलिये से यही मालूम हो रहा था। मुझे बाबा सफ़ेदे और इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं था। ये मुसलमान है, कौन है? न जाने बाबा सफ़ेदे का इससे क्या गठजोड़ है। लेकिन अब ये तमाम बातें फजूल थीं। बाज़ औक़ात मैं सोचने लगता कि चाची जान ने वाकई मुझे मुसीबत में फंसा दिया है।
वैसे इसमें कोई शक नहीं कि पूरा घराना ही मनूसों का घराना है। फैज़ खान अच्छी मुलाजमत करता था, ईमानदारी से काम करता था। 3 अफराद का घराना था, उसे ज़िंदगी गुजारने में क्या दिक्कत पेश आती, लेकिन वो सोना बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा। रियाज खान आवारा शख्स था और न जाने कहाँ घूमता फिरता रहता, और चाची जान बस अपने चक्करों में पड़ी थी। वो आखिरी उम्र में ये चिल्ले और वजीफ़े करके क्या हासिल करना चाहती थी। और फिर वो बाबा सफ़ेदे, मुझे सारे का सारा एक जाल सा महसूस हुआ जो मेरे चारों तरफ फैला था। सारी कड़ियाँ एक जंजीर की तरह मालूम हो रही थी, लेकिन अब भी मैं बतन तकदीर हो गया था। जो होगा अब देखा जाएगा। मैं इसी कैदखाने में रहने लगा। हाँ, मैं इसे कैदखाना ही कहूँगा। बूढ़ा मुझे कहकर गया था कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बेजारी मुझ पर सवार थी कि मैं खुद भी यहाँ से निकल कर जाना नहीं चाहता था। मेरा क्या फ़ायदा है, कौन है मेरा, कहाँ जाऊँ मैं? क्या वापस चाची जान के पास जाऊँ? ये हमाकत की बात है, क्योंकि वो मुझे खुद ही तो इन लोगों के सुपुर्द करके गई हैं। अजीब अजीब सी बातें मेरे जहन में आने लगी। दोस्तों, आसेब कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे अपने कीमती कमेंट्स में ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।